नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि भाई मोरल डेवलपमेंट क्या होता है और दो महत्वपूर्ण थ्योरी है इसकी। एक तो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और एक पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन दोनों ही थ्योरी पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पहले कि भाई मोरालिटी क्या होती है, फिर हम दोनों की थ्योरीज पर बात करेंगे। अगर हम बात करें मोरालिटी, तो आपने इस शब्द को इससे पहले भी कई बार सुना होगा, नैतिक व्यवहार, नैतिक विकास, इस प्रकार से। तो आखिर होता क्या है, किसको आप नैतिक मानते हैं, किसको अनैतिक मानते हैं? तो देखिए, हम और आप अपने जीवन में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां पे हमें कुछ निर्णय लेने होते हैं, और वो जो निर्णय हमारा सही है या गलत है, इसका भी हमें चयन करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई चयन करते हैं सही और गलत में, तो उसी को हम मोरालिटी कहते हैं। ठीक है, तो सही या गलत, इन दो विकल्पों में से जब आप चयन करते हैं ना, तो इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं मोरालिटी। कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे, सही लेंगे तो मोरल एक्ट होगा, अगर आप वो गलत लेंगे तो इमोरल एक्ट होगा। तो इसी को हम मोरालिटी कहते हैं कि सही या गलत के बीच में चयन करना ही मोरालिटी होती है। ठीक है, अब ये मोरालिटी कैसे तय होती है कि भाई आपने जो डिसीजन लिया वो सही है या गलत है, ये कैसे तय होता है? अब ये जब आप कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि शुरुआत में कैसे जो समाज हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, उस पे तय होता है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य वो मोरल था या इमोरल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और फिर कुछ हमारे अपने पर्सनल बिलीफ सिस्टम होते हैं जिससे भी हम ये तय करते हैं कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैंने जो डिसीजन लिया, वो मोरल है या इमोरल। खैर, अभी आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, लेकिन जैसे हम कोहलबर्ग की थ्योरी अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी देने से पहले उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बच्चों पे। और उस एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली वो क्या करते थे, बच्चों को कुछ मोरल डायलेमा में रखते थे और फिर वो देखते थे कि आखिर बच्चे उस मोरल डायलेमा में किस प्रकार के मोरल रीजनिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पहले मोरल डायलेमा समझने की जरूरत है कि मोरल डायलेमा आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी थ्योरी की। तो देखिए, मोरल डायलेमा, जैसे हम और आप अक्सर अपने जीवन में मोरल डायलेमा से गुजरते हैं। जैसे कि ऐसी परिस्थितियां होती है जब आप ये तय नहीं कर पाते कि जो आप निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत है। मतलब कुछ कुछ दुविधा में होते हैं, कुछ फंस जाते हैं, आप सोचते हैं यार अब क्या करूं, मैं फंस गया हूं। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको मोरल डायलेमा में कहते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका जो एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो गवर्नमेंट जॉब है उसका एग्जाम है और आप वो एग्जाम देने जा रहे हैं। और रास्ते में आप जब जाते हैं तो देखते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, और वहां पर उसकी जो हालत है बहुत ही नाजुक है, उसको अस्पताल लेके जाना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में आपके सामने एक मोरल डायलेमा आ गया है, एक नैतिक दुविधा आ गई है कि अब आप क्या करें। भाई उस व्यक्ति को उसी हालत में छोड़ दें और अपना एग्जाम दें, या फिर उसकी मदद करें, क्योंकि वहां पे आपके सिवा और कोई नहीं है मदद करने वाला। तो ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की दुविधा है जहां पे अब आप ये तय करेंगे कि मुझे क्या करना है। मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो चयन ही तो करना है ना, सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो परिस्थितियां होती है ना जिसमें हम फंस जाते हैं कि हमें क्या करना है, किस प्रकार से निर्णय लेना है, उसी को हम बोलते हैं मोरल डायलेमा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और आता है मोरल रीजनिंग। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि मोरल रीजनिंग क्या होता है। देखिए, जब हम किसी मोरल डायलेमा में फंसते हैं ना, तो उस मोरल डायलेमा से निकलने के लिए हमें कोई ना कोई तो निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारे आसपास विकल्प हमें उपलब्ध दिख रहे हैं, उन विकल्पों में से किसी एक का तो चयन करना ही पड़ेगा ना, तभी आप उस दुविधा से निकल पाएंगे, वरना उसी में फंसे रह जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, कोई ना कोई निर्णय जरूर लेते हैं। तो आपने जो निर्णय लिया या जिस नतीजे पर आप पहुंचे, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स आप लगाते हैं कि यार मुझे यही करना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा, इस आधार पे मुझे यही कर लेना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ आप लॉजिक्स लगाते हैं दुनिया भर के उसके पीछे, और उसके बाद आप उस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भाई अब मुझे यही फैसला लिया और यही मुझे करना है। उसी को हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग।
कोहलबर्ग ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो उससे पहले उन्होंने बच्चों पर बहुत सारे मतलब रिसर्च किया, और रिसर्च में बेसिकली वो क्या करते थे कि बहुत सारी इस प्रकार की स्टोरीज देते थे जिसमें बच्चे मोरल डायलेमा में फंसे, जिसमें से एक बहुत ही फेमस डायलेमा था हेन्स डायलेमा। ठीक है, इस पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है हेन्स डायलेमा पे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में हेन्स डायलेमा भी समझा देता हूँ। अब ध्यान से सुनिए हेन्स डायलेमा में क्या था। हेन्स एक व्यक्ति का नाम है, यूरोप में रहता था और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी, एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, और उस बीमारी का इलाज जो है वो एक ही मतलब एक दवाई थी, उसी से उसका इलाज हो सकता था, जो कि एक ही दुकान में मिलती थी। अब उस दुकान को पेटेंट मिला हुआ था, शॉप को, उस दवाई को बेचने का, और कहीं वो दवाई मिल नहीं सकती थी। तो क्योंकि पेटेंट था तो जो शॉपकीपर था वो उस दवाई को मतलब 4 गुना कीमत पे बेच रहा था। और हेन्स जो था बेचारा गरीब व्यक्ति था, वो अब उतने पैसे उसके पास नहीं थे कि भाई दवाई खरीद के अपने पत्नी का इलाज करवा सके। तो उसके लिए उसने बहुत प्रयास किए, दुकानदार के सामने गया, उससे बोला कि भाई मुझे दवाई दे दो, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी बीमार है, उसका इलाज कराना जरूरी है, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दुकानदार ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, पैसे दो और दवाई ले जाओ। फिर उसने रिश्तेदारों से पैसे मांगे, दोस्तों से मांगे, आधे पैसे जुटा पाया, फिर गया कि भाई आधे पैसे हैं यही ले लो और दवाई दे दो। तब भी दुकानदार ने मना कर दिया, बोला नहीं, पूरे पैसे लेकर के आओ और दवाई ले जाओ। ठीक है, तो आखिर में क्या होता है कि हेन्स जब देखता है कि भाई अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो रात को जाता है, उस दुकान का ताला तोड़ के उस दवाई को चुरा लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हेन्स ने क्या किया, चोरी की, और जब बच्चों के सामने इस प्रकार की कहानी रखी गई तो उनके सामने दुविधा रख दी गई कि अब आप मुझे बताओ कि हेन्स ने जो किया वो सही था या गलत। क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरफ उसकी पत्नी है जो कि बिना दवाई के मर सकती है, और दूसरी तरफ हेन्स ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोरी किया, जो कि चोरी करना एक गलत बात है। तो इस प्रकार से डायलेमा क्रिएट किया गया, जिसमें से एक हेन्स डायलेमा था, और इस हेन्स डायलेमा में बच्चों को रखा गया, फिर उनसे पूछा गया कि हेन्स ने सही किया या गलत किया। कुछ बच्चों ने कहा कि सही किया, कुछ ने कहा गलत किया, और बच्चों ने जो भी बात मतलब जो भी अपने विचार दिए उसके पीछे कुछ ना कुछ उन्होंने मोरल रीजनिंग भी रखी कि भाई क्यों हेन्स ने ऐसा क्यों किया, मतलब अगर सही किया तो क्यों सही किया, या गलत किया तो क्यों गलत किया। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कोहलबर्ग ने मोरल डायलेमा में बच्चों को रख के फिर देखा कि बच्चे किस प्रकार से रीजनिंग करते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसका नाम है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, और इस पर अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग की। 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली चीज तो ये कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है इसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे जो होते हैं 3 लेवल से गुजरते हैं। ठीक है, 3 लेवल से गुजरते हैं, हर लेवल में 2 स्टेज होते हैं, तो इस प्रकार से टोटल 6 स्टेज हो गए। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपसे प्रश्न घुमा के उल्टा पुल्टा पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे में आपको ये याद रखना है कि कोहलबर्ग की थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेस थे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है लेवल 1, इस पर हम बात करते हैं डिटेल में। लेवल 1 जो है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, अब कन्वेंशनल शब्द को समझ लीजिए क्या होता है। कन्वेंशनल मतलब जो चीजें चली आ रही है, मतलब यहाँ पे कन्वेंशनल का सामाजिक नियमों से है, सामाजिक मूल्यों से है, सामाजिक जो बिलीफ सिस्टम है उससे है, उसको मानने से है। यहाँ पे कन्वेंशन का मतलब यही है। अब बच्चा अभी लेवल 1 में है, लेवल 1 का मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल में है, कन्वेंशनल लेवल से पहले वाली अवस्था है। यानी कि बच्चे को अभी नहीं पता कि सामाजिक नियम कानून क्या होते हैं, क्या कैसा व्यवहार सामाजिक रूप से नैतिक माना जाता है, या कैसा व्यवहार सामाजिक रूप से अनैतिक माना जाता है। बच्चे को अभी इसकी समझ नहीं है, यानी कि अभी बच्चे में जो मोरालिटी है वो 0 है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि कोहलबर्ग की किस स्तर पे बच्चों में जो मोरालिटी है वो 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा वो होता है प्री कन्वेंशनल लेवल। इस वक्त बच्चे की जो मोरालिटी है वो है 0। अभी बच्चे में कुछ भी नैतिक व्यवहार बच्चे को नहीं पता। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे 3-4 साल के बच्चे, अगर आप उनके साथ खेलें तो खेल खेल में वो आपको मार देंगे, थप्पड़ लगा देते हैं मम्मी पापा को। तो इसको लेकर के ये मत सोचिए कि बच्चे ने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम भी उस चीज को इग्नोर करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है बच्चे को अभी नहीं पता कि सही व्यवहार क्या है। उसको धीरे धीरे चीजें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, तब बच्चा नैतिक व्यवहार करना सीखेगा। लेकिन फिलहाल अभी
बच्चा लेवल 1 पे है, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल पे है। अभी बच्चे को नहीं पता कि नैतिक व्यवहार क्या होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चा यहाँ पे नैतिक व्यवहार करेगा ही नहीं, बच्चा यहाँ पे नैतिक व्यवहार करेगा, लेकिन कैसे करेगा, ध्यान से समझिए। पहला आता है स्टेज 1, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि बच्चा नैतिक व्यवहार को पनिशमेंट से बचने के लिए और जो कहा गया है उसके आज्ञा पालन के रूप में करता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे जिसको नहीं पता उसको सिखाया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है। जैसे कि सुबह उठ के बड़ों को प्रणाम करो, स्कूल में जाओ तो टीचर्स को नमस्ते गुड मॉर्निंग ये बोलो, है ना, बड़ों के पैर छुओ, उनका सम्मान करो। ये सब चीजें बच्चों को सिखाई जाती है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों को हम बता रहे हैं अभी, इसका मतलब बच्चा प्री कन्वेंशनल लेवल पे, लेकिन बताने का भी हमारा तरीका क्या होता है, कभी कभी हम बच्चों को पनिशमेंट के रूप में कि भाई अगर तुमने ये चीज नहीं की तो तुम्हें इसके बदले में सजा मिलेगी। ठीक है, अगर तुमने गलत व्यवहार किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। अगर तुमने मान के चलो कि मम्मी पापा को बदतमीजी से बात की, ठीक है, तो तुम्हें उसके बदले में क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। होता है ना, या टीचर से बदतमीजी से बात की तो उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ऐसे ही टीचर्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चों को। तो कहने का मतलब ये है कि पनिशमेंट, अगर आपने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसी प्रकार से ओबीडियंस, कि बच्चे को कहा जाता है कि भाई आपको ऐसे करना है, और फिर बच्चे उसी प्रकार से उस व्यवहार को दर्शाते हैं। मतलब कि आपको बाकियों के साथ मिलजुल के रहना है, अपने दोस्तों में लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, मतलब बाहर लड़ना नहीं है। मतलब कुछ कुछ इस प्रकार समझिए कि बच्चों को समझाया जाता है, और बच्चा या तो उसका आज्ञा का पालन करेगा, या फिर बच्चों को कुछ पनिशमेंट के रूप में कि अगर आपने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, या नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। इस प्रकार से बच्चों को समझाया जाता है, और फिर बच्चा या तो पनिशमेंट से बचने के लिए या फिर जो कहा गया है उसके आज्ञा पालन के लिए उस व्यवहार को दर्शाता है। क्योंकि बच्चे को वो कहा गया है इसलिए बच्चा वो करता है, और उसी को वो नैतिक मानता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो बच्चा समझता है कि भाई अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, या अगर मैं क्योंकि मुझे ऐसा करने को कहा गया इसलिए मैं करूंगा, ये आज्ञा पालन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ जा करके मेरे मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो क्योंकि ये आज्ञा पालन है, और नैतिक व्यवहार क्या है कि जो बड़ों ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना है, सेवा करनी है उनकी। तो बच्चा उस चीज को करेगा क्योंकि उसको कहा गया है। अगर वो नहीं करता है तो उसको सजा भी मिल सकती है। तो सजा से बचने के लिए और आज्ञा पालन के लिए बच्चा इस चीज को करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्टेज 1। ठीक है, अगला है स्टेज 2। ध्यान से देखिए इसको। स्टेज 2 को फेयर एक्सचेंज कहा जाता है जनरली, या म्यूचुअल एक्सचेंज कह लीजिए। ठीक है, इसकी अवस्था होती है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई कुछ लेना और बदले में कुछ देना, कुछ कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे बच्चा उन व्यवहार को नैतिक मानता है, उन व्यवहार को नैतिक मानता है जिनको बच्चा सोचता है कि अगर मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। टिट फॉर टैट भी जिसको हम कह सकते हैं, जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट वाली आपने बात सुनी होगी ना, कुछ कुछ वैसे ही कह लीजिए कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो यहाँ पे क्या होता है, उदाहरण के लिए मान के चलिए अगर किसी बच्चे की लड़ाई होती है, जैसे क्लासरूम में अगर आपने देखा हो बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनसे अगर आप पूछे कि भाई क्यों लड़ रहे हो, तो बच्चे कहेंगे इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी। तो फिर आप पूछोगे उसमें तूने इसकी पेंसिल क्यों तोड़ी, वो कहेगा भाई इसने मेरी कॉपी का पेज फाड़ दिया। आप उससे पूछोगे उसने तूने इसकी कॉपी का पेज क्यों फाड़ दिया, तो भाई क्योंकि इसने पहले मेरा पानी का बॉटल नीचे गिरा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ उस बच्चे ने ऐसा व्यवहार किया इसलिए मैंने उसके साथ वैसा व्यवहार कर दिया, और मेरे द्वारा किया गया व्यवहार बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो नैतिक है। बच्चा ऐसा सोचता है, और इसी को कहते हैं फेयर म्यूचुअल एक्सचेंज, कि भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है तो मैं भी ऐसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। इसी को टिट फॉर टैट कहते हैं, और लेवल 1 में बच्चा इन्हीं 2 स्टेज में होता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल 2 पे आते हैं हम।
कन्वेंशनल लेवल। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होता है जनरली अब बच्चा इतना बड़ा इतना समझदार हो जाता है कि बच्चे को पता है कि कौन सा व्यवहार समाज के नियम कानून के अनुसार है और कौन सा नहीं है। यानी कि बच्चों को सामाजिक मूल्यों, नियम कानून इन सब की समझ हो जाती है। उसको ये पता होता है कि कौन सा व्यवहार मुझे करना है, कौन सा व्यवहार मुझे नहीं करना है। यानी कि बच्चा जो सामाजिक नियम कानून बनाए गए हैं उनको समझता है और उनको पालता, मतलब उनका पालन करता है। ठीक है, उसको फॉलो करता है, उसको मानता है। तो कन्वेंशनल लेवल में जनरली आप यही देखेंगे। अगर हम बात करें स्टेज की, तो यहाँ पे जो स्टेज होता है अगला, क्योंकि अभी आपने 1 और 2 स्टेज देख लिया, तो ये हो जाएगा स्टेज 3। अब स्टेज 3 जो होती है इसको जनरली कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, या फिर इसको आप कह लीजिए गुड बॉय या नाइस गर्ल। इंडिविजुअलाइजेशन की जगह इसको हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। अब क्योंकि बच्चा क्या है कि इस बात को समझता है कि भाई नियम कानून कैसे होते हैं, समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार नहीं करना है, तो बच्चा उसी हिसाब से व्यवहार करता है और उसी को सही मानता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा उन नियम कानून को जो उसके आसपास के जो उसका आसपास का जो समाज है बिल्कुल उससे क्लोज का, जैसे कि उसकी फैमिली, स्कूल, फ्रेंड सर्कल, इन सब के बीच में होता है कि भाई फैमिली में, स्कूल में, पीयर ग्रुप में जो भी है वहां पे जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से मुझे व्यवहार करना है, उन सामाजिक नियम कानून का पालन करना है जो मुझे घर में, स्कूल में, आस पड़ोस में जिस प्रकार से बताया गया। तो ऐसे में बच्चा जो स्कूल में बताया गया उस हिसाब से व्यवहार करता है, जो घर में बताया गया उस हिसाब से व्यवहार करता है। तो यहाँ पे बच्चा एक तरीके से गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में आता है और बच्चा ऐसा करके खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि भाई जैसा मुझे कहा गया मैं बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर टीचर ने कहा है कि भाई तुम्हें होमवर्क डेली करके लाना है, तो आज्ञा का पालन है, करके लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको करना है, टीचर ने कहा है और उसी को वो नैतिक व्यवहार मानेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि भाई पनिशमेंट है या उससे बचने के लिए बच्चा कर रहा है, नहीं, यहाँ पे बच्चा उस नियम कानून को मानता है क्योंकि उसके थ्रू उसको जो उसका समाज है, सोशल अप्रूवल उसको मिलता है। तो यहाँ पे बच्चा एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है या लड़की नाइस गर्ल बनने की कोशिश करती है कि भाई मुझे अच्छा बनना है। अब जैसे पेरेंट्स होते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम्हें पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं, तो बच्चा उसके लिए एफर्ट करेगा, उसको नैतिक व्यवहार मानेगा कि कहा गया है तो करना है। ठीक है, सुबह उठ के सबको गुड मॉर्निंग बोलना या सबको प्रणाम करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना अपने आप करता है बच्चा, बिकॉज उसको ऐसा कहा गया है और उसको वो फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि दबाव में करता है, अपने आप ही करता है। ठीक है, बिकॉज उसको लगता है कि ऐसा करके सब लोग खुश होंगे, वो मेरी तारीफ करेंगे, गुड बॉय नाइस गर्ल, इस वाली ओरिएंटेशन में बच्चा होता है और इसीलिए वो जो उसको जैसा कहा गया उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। ठीक है, अपने आप ही करता है बिना किसी पनिशमेंट के दबाव में आकर के यार मुझे सजा मिलेगी, इसलिए वो अपने आप करता है इस प्रकार का व्यवहार। तो ये कहलाता है इंटरपर्सनल रिलेशंस या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लेवल 2 में स्टेज 3 का आ गया स्टेज 4। चलिए अगला है लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहां पे बच्चा, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे बच्चा सामाजिक नियम कानून को मानता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं, फैमिली, स्कूल, पीयर, इनके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके बस उसी समाज के अनुसार वो जो सर्कल है उसका उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है और उन्हीं को ध्यान में रख के करता है। लेकिन यहाँ पे जो दायरा है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे जो पूरी सोसाइटी है ना उसको ध्यान में रख के वो व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए वो किसी सोसाइटी में रहता है, ऐसी जगह पे जहाँ पे सोसाइटी में कुछ अपने नियम होते हैं रहने के। सोसाइटी आप समझ रहे होंगे, मैं यहाँ पे जैसे अगर आप देखना शहरों में फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं सोसाइटी टाइप में होते हैं, उस तरह की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो सोसाइटी में जो नियम कानून बनाए गए उनको फॉलो करता है, उनको मानता है, उसको लगता है कि भाई ये जरूरी है, ये सबके भले के लिए है। इसके अलावा जब वो बाहर निकलता है तो आप देखेंगे कुछ
ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करेगा बिल्कुल एज इट इज, भाई रेड हो गई तो रुकना है, और खुद भी फॉलो करता है और बाकी लोगों को भी कहता है, बिकॉज वो अभी किस में है, लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन में है। वो ये मानता है कि समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो सबके लिए हैं और सबको मानने ही चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद आप समझ रहे होंगे, वो अभी लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन में है। यहाँ पे दायरा बच्चे का बढ़ जाता है, सामाजिक नियम कानून को लेकर के बच्चे की जो समझ है या बच्चे का जो बिलीफ सिस्टम है वो अब बढ़ जाता है। वो अब मानता है कि पहले तो वो सिर्फ जो उसके आस पड़ोस के फैमिली के जो लोग होते हैं उनको लेकर के, उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करना, उसी हिसाब से व्यवहार करना, वही सबसे अच्छा व्यवहार है। बट अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दायरा बढ़ गया अब पूरी सोसाइटी को लेकर के, भाई सोसाइटी ने मुझे, क्योंकि सोसाइटी में हम रह रहे, तो सोसाइटी में जिस हिसाब से नियम कानून बनाए गए हैं, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं हमारे, या अगर हम कहीं और जा रहे हैं तो जिस प्रकार से जो हमें नियम कानून बताए गए हैं उस हिसाब से हमें व्यवहार करना, और वही सही तरीका होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चे को जो नियम कानून बताए गए हैं कन्वेंशनल में, उसी को फॉलो करता है और उसी को मानता है, उसी को नैतिक व्यवहार कहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल 3 है लेवल 3। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का मतलब यह है कि बच्चा यहाँ पे सामाजिक नियम कानून को अच्छे से जानता है, समझता है, उसको पता है कि समाज में सही व्यवहार क्या होता है और क्या नहीं होता, सब कुछ समझता है, उनको मानता भी है, लेकिन एक लिमिट तक। वो उन नियम कानून को तब तक ही सही मानता है जब तक वो किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन ना करे, तब तक ये उसको सही मानता है। ठीक है, मान के चलिए कोई ऐसा नियम है महिलाओं को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई नियम है, तो कहता है ठीक है होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर वो महिलाओं की सुरक्षा का जो नियम है, अगर वो महिलाओं के स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है कहीं ना कहीं, तब वो उसको गलत मानेगा। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, महिलाओं की सुरक्षा तक तो ठीक था कि भाई हाँ ये नियम बनाया है सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, ठीक है, लेकिन अगर ये महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर पे के जो नियम बनाएगा, इससे महिलाओं की स्वतंत्रता खत्म हो रही है, तो वो गलत है। तो ऐसे में फिर वो उसका विरोध करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो समझता है कि समाज में नियम कानून जो बनाए गए हैं वो समाज को सही सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाए गए हैं, और उसको मानता भी है। बट वो तब तक ही मानता है जब तक वो नियम कानून किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना करते हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा मिच्योर हो जाता है, और वो अपना अब दिमाग लगाता है, अपने अपने भी बिलीफ सिस्टम को वो थोड़ा सा महत्व देता है कि भाई मेरे भी तो कुछ समझ है, मैं भी, मेरे पास भी बुद्धि है। वो अपना भी उस चीज में दिमाग लगाता है और वही तय करता है कि भाई ये नियम कहाँ तक ठीक है कहाँ तक नहीं। मतलब आंख बंद करके जो हम कहते हैं ना मानना, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम बढ़े इसमें, तो इसमें सबसे पहला जो होता है स्टेज 5 कहेंगे इसको हम, जिसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो सामाजिक नियमों को सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो ये कहता है कि जो समाज में नियम कानून बनाए गए हैं ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों की सहमति से बने हैं, और ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो ही करना है। अगर ये किसी के इंडिविजुअल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, तो भाई उन सोशल रूल्स को बदला जा सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट होता है, उसको चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। तो वो सामाजिक नियम कानून को मानना, नैतिक व्यवहार तो मानते हैं क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मानना है, बट कब तक? जब तक वो किसी के इंडिविजुअल राइट्स को खत्म ना करे। तो यहाँ पे इस प्रकार से मोरालिटी तय होती है। अगला आता है स्टेज 6 एंड द लास्ट, जिसको कहते हैं वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये नाम आप सभी को याद करने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट करने पड़ेंगे इसी ऑर्डर में। अब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में अगर आप देखें
तो व्यक्ति यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब महत्व देने लगता है। सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स ठीक है, बट इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और जो लोग इस स्टेज में होते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में, वो लोग किसी के अधिकारों को लेकर के, इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा कि वो कभी कभी आंदोलन तक कर देते हैं, जेल तक चले जाते हैं उनके लिए, और अपनी लाइफ को भी खतरे में डाल देते हैं। इतने ज़्यादा वो इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के एक्टिव होते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता संघर्ष, उनमें महात्मा गांधी का जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें गांधी जी तो इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पूरे देश में आंदोलन किए थे। और मुख्य रूप से जो शुरुआत होती है, एक नील आंदोलन जो चलता है बिहार के एक छोटे से कस्बे में, वहां से शुरू होता है, जहां पे वो उनके अधिकारों को लेकर लड़ रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो शुरुआत इंडिविजुअल राइट से होती, उनके अधिकारों को लेकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे देश को हो जाता है, भाई पूरे देश के लोग परेशान हैं, उनके लिए काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप मोरालिटी देखें तो अभी मोरालिटी इनकी इंडिविजुअल राइट्स पे चली गई है, और उनके लिए वो जेल भी जाते हैं, और आखिर में क्या होता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, इसमें लोग नैतिकता को इंडिविजुअल राइट्स के हिसाब से महत्व देते हैं, कि किसी के अधिकारों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि सामाजिक नियम कानून के अनुसार व्यवहार करने को। ठीक है, और ऐसे में महात्मा गांधी और जो भगत सिंह हो गए, ठीक है, भगत सिंह, पूरे वर्ल्ड में देखें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, नेल्सन मंडेला, ये सब वो हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को भी पूरा सब मतलब उनको दे दिया दूसरों के अधिकारों के लिए। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। तो इसी के साथ जो कोहलबर्ग की थ्योरी कंप्लीट होती है, 2-3 बात ध्यान रखिएगा कि कोहलबर्ग ने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति इन सभी स्टेजेस से होकर ही गुजरता है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी एक स्टेज मिस कर देगा कि भाई स्टेज 1 से सीधा स्टेज 3 पे आ जाएगा, स्टेज 2 जो है वो मिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक स्टेज को पार नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि सारे ही व्यक्ति यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इस पर पहुंच पाते हो, ऐसा नहीं होता। कुछ होते हैं जो लेवल 2 तक जाते हैं, कुछ होते हैं जो 4 तक जाते हैं, और बहुत ही कम होते हैं जो स्टेज 6 तक जा पाते हैं। तो ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की। अब एक और इसमें रह गया जो हमें पढ़ना है, वो है पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वैसे अगर आप देखिए पियाजे की थ्योरी, तो इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। जो जीन पियाजे हैं वो बताते हैं कि जो मोरालिटी होती है ना, वो 2 ही तरह की होती है। और शुरुआत में जो बच्चा है, व्यक्ति है, वो हेट्रोनोमस मोरालिटी में होता है। हेट्रोनोमस मोरालिटी का मतलब ये है कि वो ये कहता है कि जैसा समाज ने उसको कहा है, जैसा समाज ने उसको बताया है, वही मोरालिटी है, उसी को मानना है। यानी कि वो किसी ना किसी अथॉरिटी को मानता है और उस अथॉरिटी द्वारा बताए गए नियम कानून को ही फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो करता है। वो कहता है कि अथॉरिटी में ने जो कहा है उसी को फॉलो करना है, उसी को फॉलो करना नैतिक व्यवहार है। अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, या और कोई पर्सन हो सकता है जो उसको बताता है कि भाई आपको कैसे व्यवहार करना है। तो हेट्रोनोमस मोरालिटी का मतलब ये है कि नैतिकता जो कहा गया है वो करना है, वही नैतिकता है। यानी कि अथॉरिटी होती है, जैसे मैंने कहा, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, वो जो कहते हैं उन्हीं को मानना है और जो कहा है वही करना है, वही मोरालिटी है। आप नियम कानून को नहीं बदल सकते। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यू कैन नॉट चेंज द रूल्स,
जो कहा है वही करना है, उसी को वो मोरालिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मानते हैं कि अथॉरिटी द्वारा जो नियम कानून बताए गए उसी को मानना है, उसको हम बदल नहीं सकते। दूसरी तरफ बच्चे शुरुआत में हेटेरोनोमस मोरालिटी में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो ऑटोनोमस मोरालिटी में चले जाते हैं। ऑटोनोमस मोरालिटी। अब ऑटोनोमस मोरालिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि अब बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम अथॉरिटी द्वारा बताए गए नियम कानून को मानेंगे, लेकिन तभी तक मानेंगे जब तक वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मानना ही ठीक है। अथॉरिटी द्वारा नियम बताए गए नियम कानून को हमेशा मानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे अब मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए नियम कानून को बदला जा सकता है। तो कुछ कुछ अगर आप देखें तो लग रहा होगा आपको कोहलबर्ग की तरह ही है, जहां पे शुरुआत में बच्चे जो कहा गया उसी को फॉलो करते हैं और उसके बाद एक स्टेज के बाद वो खुद से भी डिसीजन लेते हैं। तो काफी हद तक उसी के जैसा, बट यहाँ पे दो ही स्टेज बताए थे पियाजे ने। पहला हेटेरोनोमस मोरालिटी, जहाँ पे वो कहते हैं कि अथॉरिटी यानी कि जो पेरेंट्स टीचर्स हैं उन्होंने जो बच्चे को नियम कानून समाज में जो है जैसा व्यवहार करना है वो बताया है, उसी को करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं और कहते हैं इनको बदला नहीं जा सकता। वहीं ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, अथॉरिटी ने जो नियम कानून बताए गए वो ठीक है, उनको फॉलो करना है, बट हमेशा मानने की जरूरत नहीं है। हम इन नियम कानून को बदल भी सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पे यही मेन दो प्रकार की जो मोरालिटी है वो पियाजे ने कही है। तो अगर आप देखें तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ही आपको याद भी करना है। और इसी के साथ आज हमने जो मोरल डेवलपमेंट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद आपको समझ में भी आ गया होगा और इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है भी नहीं। मोरालिटी बस यही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हमने पढ़ा है, कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी कम नहीं पढ़ा है। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।